Hello students, welcome to our current affair class. In this class we will discuss some important current affairs. So आज की क्लास में हम 3rd of September 2024 के कुछ important current affairs डिस्कस करेंगे जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी important हो सकते हैं. तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. So in today's session, first we will discuss some important international news. जो भी अंतर्राष्ट्रीय समाचार है, इंटरनेशनल कोई एमओयू साइन हुआ है, हम वो डिस्कस करेंगे. देन वी विल डिस्कस सम नेशनल न्यूज. Then we will discuss some state news, also banking and financial news. Some news related to science and technology, some sports news, recently important days and some appointment and resignation news. तो ये आज का हमारा टॉपिक होने वाला है. 3rd of September 2024 के करंट अफेयर्स में हम इन टॉपिक से रिलेटेड न्यूज डिस्कस करेंगे. So the images used in our slide deck are for educational purpose only. We respect the intellectual property right of the original creator and owner of these images. If you are the owner of any of the image used in this deck and have any concern or issue, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the images. हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए हैं. हम इन छवियों के मूल निर्माताओं और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं. यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और आपको कोई चिंता या समस्या है तो कृपया हमें sathi@iitk.ac.in पर संपर्क करें और हम छवियों को हटा देंगे. So let's start with our first international news of 3rd September 2024. तो पहले अंतर्राष्ट्रीय समाचार की तरफ हम बढ़ते हैं. देखते हैं क्या है न्यूज. सेकेंड मीटिंग ऑफ जॉइंट रशियन इंडियन कमीशन ऑन इमरजेंसी मैनेजमेंट हेल्ड इन रशिया. तो रशिया में अभी सेकेंड मीटिंग हुई है इंडो रशिया कमीशन की ऑन इमरजेंसी मैनेजमेंट के ऊपर कि इमरजेंसी के टाइम पे कैसे मैनेजमेंट हेल्प किया जा सकता है, कैसे मैनेजमेंट को हम और दुरुस्त कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं. तो अभी ये सेकेंड मीटिंग कहाँ पर कंडक्ट की गई है? मॉस्को, रशिया में. So on August 28, 2024, the second meeting of the Joint Russian-Indian Commission on the Cooperation in Field of Emergency Management was held in Moscow, Russia. तो आपातकाल प्रबंधन के लिए दूसरी बैठक कहां पर आयोजित की गई है? मॉस्को, रशिया में. किस किस के बीच में हुई है? रशिया एंड इंडिया के बीच में. और कौन सी मीटिंग है? ये सेकेंड मीटिंग है. सो इंडिया की तरफ से किसने बेसिकली कौन गया था? प्रतिनिधित्व किसने किया था इंडिया से? द इंडियन डेलीगेशन वाज लीड बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट नित्यानंद राय एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. क्लियर. सो भारत सरकार के गृह मंत्रालय के राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने इसमें बेसिकली जो मीटिंग है इसमें लीड किया था. ड्यूरिंग द मीटिंग इंडिया एंड रशिया साइन द वर्किंग प्लान ऑफ द जॉइंट रशियन इंडियन कमीशन ऑन द कॉर्पोरेशन इन फील्ड ऑफ मैनेजमेंट फॉर 2025-2026. तो इस दौरान भारत और रूस ने क्या किया? 25-26 के टाइम पे जो इमरजेंसी आएंगी उससे निपटने के लिए, उसके प्रबंधन के लिए एक एग्रीमेंट साइन किया है, एक वर्किंग प्लान साइन किया है. India will host the third meeting of Indo-Russia Joint Commission on the Cooperation in Field of Emergency Management in 2026. तो 2026 में थर्ड मीटिंग कौन होस्ट करेगा? भारत होस्ट करेगा. तो 3-4 पॉइंट्स निकल के आए हैं इस न्यूज से. फर्स्ट तो ये मीटिंग कहां पर कंडक्ट की गई है? मॉस्को, रशिया में. Who participated? Nityanand Rai from India, and in the third meeting will be conducted in India in 2026. Clear? Okay. So let's move to our next news. Next is also an international news. BRICS country adopted climate and sustainable development cooperation frameworks. सो अभी क्या हुआ है? जो ब्रिक्स देश है उन्होंने जलवायु और सतत विकास सहयोग ढांचे को अपनाया है. तो द ब्रिक्स ब्लॉक कंप्राइजिंग ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड रिसेंटली इजिप्ट, ईरान, यूएई, सऊदी अरेबिया एंड इथियोपिया आल्सो जॉइंड ब्रिक्स. सो अभी ब्रिक्स पहले क्या किया था? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना. देन 2010 में साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन किया था और उसके बाद अभी रिसेंटली ब्रिक्स को ज्वाइन किया है इजिप्ट, ईरान, यूएई, सऊदी अरब एंड इथियोपिया ने. They has adopted a framework document on climate and sustainable development. तो बेसिकली ब्रिक्स समूह ने क्या किया है? जलवायु और सस्टेनेबल मीन सतत विकास के लिए एक ढांचा दस्तावेज अपनाया है. द फ्रेमवर्क कवर वेरियस एस्पेक्ट ऑफ क्लाइमेट एक्शंस including a just transition, mitigation, adaptation, carbon markets, finance, science and business involvement.
तो ये सारी चीजें होंगी, ये कवर करेगा ये फ्रेमवर्क क्लाइमेट एक्शंस को, मिटिगेशंस को, ट्रांजिशन को, एडेप्टेशन को, कार्बन मार्केट्स को, फाइनेंस, साइंस एंड बिजनेस इन्वॉल्वमेंट. A memorandum of understanding means MOU on the BRICS carbon market partnership was also introduced to facilitate collaboration and learning among BRICS nations in creating carbon market and implementing joint climate project. क्लियर. तो ब्रिक्स कार्बन जो बाजार है उस पे साझेदारी पे एक समझौता, एक ज्ञापन, एक एमओयू भी पेश किया गया था जो कार्बन बाजार के निर्माण और संयुक्त जलवायु परियोजनाओं के कार्यान्वयन में ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग और सीखने की सुविधा प्रदान करता है. सो ब्रिक्स कंट्री अडॉप्टेड क्लाइमेट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन फ्रेमवर्क. नेक्स्ट इज आ नेशनल न्यूज. अभी 30th of August 2024 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने विजिट किया था महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में कुछ प्लान्स बेसिकली इनॉग्रेट किए थे. सो हमें वही पढ़नी है. तो ओवरव्यू ऑफ पीएम विजिट टू महाराष्ट्र ऑन August 30, 2024. So on August 30, 2024, Prime Minister Narendra Modi visited Mumbai and Palghar in Maharashtra. तो कहां पर विजिट किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने? मुंबई और पालघर में विजिट किया है महाराष्ट्र में. During his visit, he laid the foundation stone for Vadhavan Port near Dhanau town in Palghar district, a project worth estimated budget of 76,000 crore. तो क्या किया है, जब इस विजिट पे नरेंद्र मोदी जी महाराष्ट्र पहुंचे तो उन्होंने जो पालघर डिस्ट्रिक्ट है वहां के डडारू शहर के पास एक वाधवन पोर्ट बेसिकली उसको क्या किया, उसकी फाउंडेशन रखी है जिसका बजट कितना तय किया गया है, 76,000 करोड़. उसके अलावा यहीं पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 218 फिशरीज प्रोजेक्ट, बेसिकली ही लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर 218 फिशरीज प्रोजेक्ट एंड द बजट फॉर दिस प्रोजेक्ट इज 1560 करोड़ इन पालघर डिस्ट्रिक्ट. और पालघर डिस्ट्रिक्ट में उसके साथ साथ क्या किया है, 218 फिशरीज प्रोडक्शन को बेसिकली फाउंड किया है. उनकी फाउंडेशन स्टोन लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर 218 फिशरीज, और इसके लिए बजट कितना है, 1560 करोड़. These projects aim to enhance the infrastructure and productivity of the fisheries sector across India. तो इससे क्या होगा, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर दुरुस्त होगा, उसके साथ साथ जो है फिशरीज सेक्टर है उसकी भी प्रोडक्टिविटी में निखार आएगा. PM Modi also addressed a special session at the 5th Global FinTech Festival held at the Geo World Convention Center in मुंबई. तो जो 5th ग्लोबल फिनटेक फेस्ट हुआ था GFF 24, उसके सेशन को भी प्रेसिडेंट मोदी ने इनॉग्रेट किया था, जो कहां पर कंडक्ट किया गया था, जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर इन मुंबई. क्लियर. ओके, नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट न्यूज. नेक्स्ट न्यूज इज आल्सो अ नेशनल न्यूज. प्राइम मिनिस्टर मोदी इनोग्रेट नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी इन न्यू दिल्ली. तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में जिला न्यायपालिका के राष्ट्रीय सम्मेलन का भी उद्घाटन किया है. तो ऑन August 31, 2024, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनोग्रेट द 2-day नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी एट भारत मंडपम इन न्यू दिल्ली. तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी, ये 2-day बेसिकली जो कॉन्फ्रेंस है ये कहां पर इनोग्रेट की गई है, भारत मंडपम में न्यू दिल्ली में. किसने किया है, नरेंद्र मोदी ने. This is organized by the Supreme Court of India. The event marks 75 year of the सुप्रीम कोर्ट इंस्टीट्यूशन. तो अभी सुप्रीम कोर्ट को एस्टेब्लिश हुए 75 साल हो गए हैं, उसी के उपलक्ष्य में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, इस कॉन्फ्रेंस को बेसिकली ऑर्गेनाइज किया है. व्हाट इज द मेजर पर्पस ऑफ दिस conference? The conference aimed to address key challenges faced by the judiciary and improve judicial administration. Over 800 district judiciary participated from across India attended the event. PM Modi also unveiled a stamp and coin commemorate 75 years of the Supreme Court institution. तो 75 साल हो गए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को एस्टेब्लिश हुए, तो उसी के बेसिकली ऑनर में एक कॉइन भी जारी किया है, एक स्टैम्प भी जारी किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने. President Draupadi Murmu delivered the valedictory address and unveiled the new flag and insignia of Supreme Court of India. और इसी टाइम पे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी एक समापन भाषण दिया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के लिए एक न्यू फ्लैग, एक बेसिकली इंसानिया, एक प्रतिहिंचिक भी क्या किया, उसका भी अनावरण किया है. क्लियर.
तो काफी सारे पॉइंट्स बन रहे हैं इस न्यूज से भी। फर्स्ट पॉइंट्स की वेयर इज नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी हेल्ड, इट वाज हेल्ड इन भारत मंडपम इन न्यू दिल्ली, who basically inaugurated prime minister and who organized Supreme Court of India during his 75 years of establishment. And also a stamp and coin was also basically commemorate by Prime Minister Narendra Modi. Next is also a national news. DDA, Delhi Development Authority, MCD, Municipal Corporation of Delhi and SOI, Survey of India sign a MOU. तो यहाँ पर तीन ऑर्गेनाइजेशन है, DDA, MCD and SOI, Survey of India sign a MOU for drone survey to monitor land encroachment in Delhi. तो जो दिल्ली में भूमि अतिक्रमण है, जो लैंड एंक्रोचमेंट है, उसको सर्वे करने के लिए ड्रोन के थ्रू, सर्वे कैसे होगा, ड्रोन के थ्रू उसे मॉनिटर किया जाएगा उस जमीन को जिस पे एंक्रोचमेंट किया हुआ है, जिस पे अतिक्रमण किया हुआ है। उसके लिए तीन ऑर्गेनाइजेशन DDA, MCD एंड SOI ने एक MOU साइन किया है। The news is very simple that DDA, MCD and SOI sign MOU for drone survey to monitor land encroachment in Delhi. A three-party memorandum of understanding was signed between Delhi Development Authority, the Municipal Corporation of Delhi and the Survey of India to facilitate drone survey for monitoring land encroachment on government owned lands in न्यू दिल्ली की जो सरकार का लैंड है उस पर किस किसने अतिक्रमण किया हुआ है। The aim to generate comprehensive geospatial data resource through survey and mapping activities, ensuring timely detection and action against एनक्रोचमेंट, ताकि समय पर पता चल सके और एनक्रोचमेंट के खिलाफ क्या लिया जा सके, एक्शन लिया जा सके। इसलिए ये एमओयू तीन ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में साइन हुआ है। द ड्रोन सर्वे विल प्रोवाइड हाईली एक्यूरेटेड डेटा एंड प्रीशियस इमेज ऑफ टारगेटेड एरियाज एडिंग इन द प्लान डेवलपमेंट ऑफ दिल्ली। तो दिल्ली की जो डेवलपमेंट के लिए प्लान है उसके लिए मददगार साबित होगा, एक्यूरेट डेटा प्रोवाइड करेगा और टारगेटेड एरियाज की प्रीशियस इमेज भी प्रोवाइड करेगा। डन। ओके, नेक्स्ट इज ऑल्सो नेशनल न्यूज। इंडियन आर्मी लॉन्च फर्स्ट फेज ऑफ प्रोजेक्ट नमन टू सपोर्ट वेटरन्स एंड फैमिलीज। सो देख लेते हैं एक बार प्रोजेक्ट नमन क्या है और क्या इसका पर्पस है। सो फर्स्ट तो हमें ये समझ आ गया कि प्रोजेक्ट नमन इज लॉन्च बाय इंडियन आर्मी। So Indian Army has launched the first phase of Project Naman to provide support and service to defense pensioners, veterans and their family. तो इसका पर्पस क्या है, जो डिफेंस पेंशनर्स हैं, वेटरन्स हैं और उनकी फैमिली, उनको सपोर्ट एंड सर्विसेज प्रोवाइड की जा सके। द प्रोजेक्ट वाज लॉन्च इन द प्रेजेंट ऑफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, and Sunita Dwivedi, president of the Army Wives Welfare Association. Project Naman focus on the implementation of system for pension administrative raksha, which is known as SPERSH, a digital pension system for defense pensioners. तो एक डिजिटल पेंशनर सिस्टम है फॉर डिफेंस पेंशनर्स, ताकि उनकी पेंशन्स की स्कीम्स को उन तक पहुंचाया जा सके और पेंशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन उन तक पहुंचाया जा सके। इन द फर्स्ट फेज 14 कॉमन सर्विस सेंटर वर एस्टेब्लिश अक्रॉस इंडिया विद प्लान टू एक्सपेंड टू नियरली 200 सेंटर ऑफर नेक्स्ट 2 to 3 years. तो अभी 14 सेंटर्स भारत में एस्टेब्लिश किए गए हैं और प्लान किया जा रहा है कि 200 सेंटर्स अगले आने वाले 2-3 सालों में एस्टेब्लिश कर लिए जाएंगे। क्लियर? ओके, नेक्स्ट इज मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर मनसुख मांडविया लॉन्च रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्सन एम्पावरमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम। So recently, Union Minister Dr. Mansukh Mandaviya launched the Retired Sports Person Empowered Training Reset Program on National Sports Day, August 29, 2024 in New Delhi. तो नेशनल स्पोर्ट्स डे के उपलक्ष्य में अभी क्या स्टार्ट किया गया है बाय मनसुख मंडविया, रीसेट प्रोग्राम, विच इज रिटायर्ड स्पोर्ट्समैन एम्पावरमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम। इसका पर्पस क्या है? द एम टू सपोर्ट रिटायर एथलीट्स बाय इक्विपिंग देम विद द नॉलेज एंड स्किल नेसेसरी फॉर करियर डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयबिलिटीज। तो जो रिटायर ऑफिसर्स हैं उनको भी एथलीट्स के फील्ड में लाया जा सके, उनका ओवरऑल डेवलपमेंट किया जा सके, उन्हें स्किल्स प्रोवाइड की जा सके ताकि उनका करियर डेवलप हो और उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिले।
The Lakshmibai National Institute of Physical Education in Gwalior, Madhya Pradesh will lead the pilot phase of the RESET program, offering hybrid learning with self-paced module on ground training and internship. तो ग्वालियर का जो लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा संस्थान है वो एक कार्यक्रम के पायलट बेसिकली जो मेन लीड है उसको इस प्रोग्राम को प्रॉपर्ली कौन लीड करेगा? लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। नेक्स्ट इज ऑल्सो अ नेशनल न्यूज। अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि 75 ईयर कंप्लीट हुए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को, तो अभी द्रौपदी मुर्मू अनवील न्यू सुप्रीम कोर्ट फ्लैग एंड इंसिग्निया। तो अभी द्रौपदी मुर्मू ने क्या किया है, एक तो नया ध्वज न्यू फ्लैग इनोग्रेट किया है सुप्रीम कोर्ट के लिए और एक उसका न्यू प्रतीक चिन्ह इनोग्रेट किया है। तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू revealed the new flag insignia of Supreme Court of India during the National Conference of District Judiciary in Delhi, which was led by Prime Minister Narendra Modi and organized by Supreme Court of India. This event, attended by the judiciary member from all over the country, highlighted India's rich culture and legal heritage through the newly designed symbol of the highest court. Clear? तो यहाँ लगभग बहुत सारे जुडिशियल मेंबर्स ने इस ऑर्गेनाइजेशन में पार्टिसिपेट किया था, जो हाईलाइट करता है इंडिया के रिच कल्चर एंड लीगल हेरिटेज को, और इस नए सिंबल्स के थ्रू बेसिकली बताया गया है कि भारत की हेरिटेज कल्चर साइट्स कैसी हैं। Next is also a national news. Union Cabinet approved establishment of semiconductor unit in Sanad, Gujarat. जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसने गुजरात के सानद में सेमीकंडक्टर इकाई की स्थापना को मंजूरी दे दी है। The Union Ministry, which is led by Narendra Modi, has approved the establishment of semiconductor manufacturing unit by Cairn Semicon Private Limited in Sanand, Gujarat. तो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अब कहां पर किसके थ्रू बनाई जाएगी? कैन सेमिकन प्राइवेट लिमिटेड के थ्रू, और कहां पर? गुजरात में। The decision made on September 2, 2024 is a significant step in Indian semiconductor mission launch in 2022 to enhance the country's semiconductor manufacturing कैपेबिलिटी। तो इससे क्या होगा, जो कंपनीज की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज हैं सेमीकंडक्टर को बनाने की, उसमें एनहेंस होगा, उसमें बढ़ोतरी होगी। नेक्स्ट इज अ स्कीम न्यूज। तो उड़ीसा लॉन्च पीएम उषा प्रोग्राम टू स्ट्रेंथ हायर एजुकेशन। सो हायर एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए उड़ीसा गवर्नमेंट ने प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान, तो उच्चतर शिक्षा अभियान लॉन्च किया है, विच इज नोन एज पीएम उषा, टू स्ट्रेंथ द हायर एजुकेशन लैंडस्केप इन उड़ीसा। तो उड़ीसा में हायर एजुकेशन को बढ़ावा दिया जा सके इसलिए पीएम उषा की आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान। द MOU फॉर प्रोग्राम वो साइंड इन द प्रेजेंस ऑफ यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान। किसकी प्रेजेंस में साइन किया गया? धर्मेंद्र प्रधान की। चीफ मिनिस्टर मोहन चरण मांझी एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट सूर्यवंशी सूरज। तो तीनों प्रेजेंट थे। भारत में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान प्रेजेंट थे, चीफ मिनिस्टर ऑफ उड़ीसा चरण मांझी प्रेजेंट थे एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट सूर्यवंशी सूरज की उपस्थिति में ये MOU या फिर ये प्रोग्राम साइन किया गया है। The PM Usha initiative ensure access, equity and access in higher education through Odisha, focusing on infrastructure development, teaching training, employability enhancement and curriculum revamping. तो इससे क्या होगा, जो बुनियादी ढांचा है शिक्षा का, जिस उसका विकास करना है, शिक्षकों को प्रशिक्षण देना है, रोजगार क्षमताओं को भी बढ़ाना है, उसके साथ जो करिकुलम है, जो पाठ्यक्रम है, उसका भी पुनः गठन करना है इस पीएम उषा इनिशिएटिव के थ्रू। The central government will provide Rs 500 crore for the development and infrastructure of the highest education institute in Odisha. तो 500 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। द सेंटर विल रिलीज 60% ऑफ द एलोकेटेड ग्रांट व्हाइल द स्टेट विल बियर 40%। तो जितनी भी ग्रांट है केंद्र उसका 60% देगा और राज्य उसका 40% देगा। Next is also a state news. IAS officer Dharmendra appointed as Chief Secretary of Delhi. The Ministry of Home Affairs has appointed Dharmendra, who was a 1989 batch Indian Administrative Service IAS officer of Arunachal Pradesh, Goa, Mizoram and Union Territory,
Kedar as the new Chief Secretary of the National Capital Territory of Delhi. तो simply IAS officer धर्मेंद्र appointed as the Chief Secretary of Delhi. He succeeds नरेश कुमार. तो इससे पहले इस पोस्ट को किसने होल्ड किया हुआ था? नरेश कुमार ने होल्ड किया हुआ था. अभी क्योंकि उनका टेन्योर 31 अगस्त 2024 को समाप्त हुआ है, तो उनकी जगह किसने ली है? धर्मेंद्र, बेसिकली धर्मेंद्र जी ने उसकी जगह ली है. तो धर्मेंद्र प्रीवियसली सर्व एज द CS ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड विल टेक ओवर द न्यू चार्ज विद इफेक्ट फ्रॉम September 1st, 2024 or from the date of his joining, whichever is later. Clear? So Dharmendra appointed as the Chief Secretary of Delhi. Uttar Pradesh to invest 33,500 crore in IT and IT's hub. तो उत्तर प्रदेश सरकार क्या कर रही है? आईटी सेंटर को यूपी के अंदर बूस्ट कर रही है और आने वाले 5 सालों में यूपी गवर्नमेंट इन्वेस्ट करेगी अराउंड 33,500 करोड़ टू बूस्ट द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड आईटी एनेबल सर्विस सेक्टर ओवर नेक्स्ट 5 years. द इन्वेस्टमेंट एम टू डेवलप टेक्नोलॉजी हब इन नोएडा. तो नोएडा में टेक्नोलॉजी हब बनाया जाएगा, लखनऊ में, कानपुर में, वाराणसी में और प्रयागराज में, ताकि आईटी सेक्टर्स की क्या हो सके? ग्रोथ हो सके ज्यादा से ज्यादा. Next is also a state news. Bisleri partner with Goa for improved waste management. तो बिस्लरी ने किसके साथ पार्टनरशिप की है? गोवा के साथ पार्टनरशिप की है, ताकि जो वेस्ट मैनेजमेंट है उसको क्या किया जा सके? इंप्रूव किया जा सके. तो बिस्लरी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड हैज टीम अप विद द गवर्नमेंट ऑफ गोवा टू इंप्रूव वेस्ट मैनेजमेंट इन मोरगांव, वास्को, गोवा. This partnership was formalized during the Green Goa Summit 2024. तो ये कहां पर हुई पार्टनरशिप? ग्रीन गोवा समिट 2024 में हुई, with a letter of intent exchange between Bisleri and Goa State Pollution Control Board in the presence of चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत. तो चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत के सामने उपस्थिति में गोवा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और बिस्लरी ने लेटर ऑफ इंटेंट को क्या किया है? साइन किया है. The collaboration aimed to enhance plastic waste material under Bisleri CSR initiative Bottle for Change, focusing on sustainable development and environmental care. तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट और एनवायरमेंटल केयर को बढ़ाने के लिए बेसिकली जो प्लास्टिक वेस्ट मटेरियल है उसका मैनेजमेंट किया जाएगा विद बोथ द ऑर्गेनाइजेशन. क्लियर? Next is banking and financial news. DEA, Department of Economy, issued 6 new rules for PPF. What is PPF? Public Provident Fund, Sukanya Samriddhi Yojana and other small saving schemes. तो अभी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स ने जो सेविंग स्कीम्स है उनके लिए 6 नए रूल्स क्या किए हैं? बेसिकली जारी किए हैं. These new rules, effective from 1st of October 2024, aim to regularize irregular open accounts under National Small Saving through Post Office. The regulation cover irregular NSS, PPF account opened under a minor name, holding various PPS accounts. मतलब एक पर्सन के एक से ज्यादा PPF अकाउंट होते हैं या माइनर्स भी क्या कर लेते हैं? PPF अकाउंट खुलवा लेते हैं. तो ऐसी छोटी छोटी चीजों की निगरानी रखने के लिए कुछ 6 रूल सेट किए हैं बाय डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिकल अफेयर्स. Clear? Okay. Next is RBI impose monetary penalty on UCO Bank and CBHFL. CBHFL is Cent Bank Home Financial Limited. So the Reserve Bank of India has imposed a penalty of Rs 2.68 crore on United Commercial Bank Limited for contravention of certain provision, including on opening of current account, interest rate on deposit and fraud classification. तो जो RBI ने नॉर्म सेट किए थे बेसिकली उनको फॉलो ना करने की वजह से आरबीआई के पास पावर है अंडर बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट 1949 के आरबीआई क्या कर सकता है? पेनल्टी इंपोज कर सकता है. तो आरबीआई ने यूको बैंक के ऊपर 2.68 करोड़ का फाइन किया है और उसके साथ साथ 2.1 लाख वाज इम्पोज्ड ऑन सीबीएचएफएल फॉर नॉन कंप्लायंस विद सर्टेन प्रोविजन ऑफ नो योर कस्टमर डायरेक्शन. तो केवाईसी के लिए जो आरबीआई ने गाइडलाइंस जारी की हुई हैं उनको ना फॉलो करने की वजह से बेसिकली आरबीआई ने क्या किया है? पेनल्टी इंपोज किया है ऑफ सेंट बैंक होम फाइनेंशियल लिमिटेड. These penalties are based on regulatory compliance and are not intended to pronounce upon the validity of any transaction or agreement entered into by the entities with their customers. Clear? Next is science and technology news.
तो हॉल इज हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड एंड सफल हेलीकॉप्टर इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड sign contract to develop and provide Aravali helicopter engines. So, Hindustan Aeronautic Limited and Safal has signed an airframer contract to jointly design, develop, manufacture, supply, and support a new generation high-powered engine named Aravali. तो क्या करेंगी दोनों मिलके बेसिकली डिजाइन करेंगी, डेवलप करेंगी, मैन्युफैक्चर करेंगी और सप्लाई करेंगी और सपोर्ट देंगी एक नए जनरेशन के हाई पावर इंजन अरावली को सेटअप करने के लिए. Aravali engine will power the 13-ton medium lift class Indian multi-role helicopter and desk-based multi-role helicopter, both designed and developed by HAL. तो अरावली इंजन क्या करेगा? 13 टन मध्यम लिफ्ट श्रेणी के भारतीय बहुभूमिका हेलीकॉप्टर और डेक आधारित बहुभूमिका हेलीकॉप्टर को शक्ति प्रदान करेगा. तो जो IMRH और DBMRH हेलीकॉप्टर्स हैं उनको क्या प्रोवाइड करेगा? ये पावर प्रोवाइड करेगा. The collaboration aims to develop cutting-edge engine technology and that ensures superior performance, reliabilities, and operational efficiency. Next is sports news. Recently, IIS signed MOU with UWW to boost wrestling in India. So the Inspire Institutes of Sports signed a MOU with United World Wrestling to boost the sports of wrestling in India. तो दो ऑर्गेनाइजेशन ISS एंड UWW इन्होंने MOU साइन किया है ताकि भारत के अंदर जो रेसलिंग स्पोर्ट्स है उसको क्या किया जा सके, बढ़ाया जा सके या बूस्ट किया जा सके. The MOU aimed to set up a collaborative framework for developing wrestling in India through various programs, initiative projects, and activities. It is expected that UWW support will improve India's wrestling program in preparing for 2028 and 2032 Olympics. तो 2028 और 32 के लिए जो हम ओलंपिक की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं हमें कुश्ती के फील्ड में या रेसलिंग के फील्ड में हमें मदद मिलेगी. क्लियर? Okay. So ignore these lines. Now let's move to our next question, which is also related to the sports news. Northeast United फुटबॉल क्लब क्लेम हिस्टोरिकल डुरांट कप टाइटल. तो फर्स्ट आपको तो ये पता होना चाहिए डुरांट कप जो है वो किससे रिलेटेड है, किस इवेंट से रिलेटेड है. तो डुरांट कप रिलेटेड है फुटबॉल से. तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब फ्रॉम गुवाहाटी वॉन देयर फर्स्ट एवर डुरांट कप टाइटल बाय डिफीटिंग चैंपियंस मोहन बग सुपर जिएंट 4-3 इन अ पेनल्टी शॉटआउट. तो मोहन बागान को हराकर इस बार ये डुरांट कप का टाइटल किसने जीत लिया है? इसको जीता है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने, जो गुवाहाटी बेस्ड है. कहां पर हुआ था ये? विवेकानंद युवा भारती किरांगांव इन कोलकाता ऑन अगस्त 31, 2024. तो इस बार का डुरांट कप कंडक्ट किया गया था बाय कोलकाता और इसके जीता किसने है? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने. Next is also a sports news. Sheetal Devi and Rakesh Kumar secure bronze in mixed team compound archery at Para Olympic 2024. तो पेरिस में पैरा ओलंपिक चल रहे हैं 2024 के और इस बार शीतल कुमारी एंड राकेश कुमार ने डबल के अंदर, मिक्स डबल के अंदर कौन सा मेडल जीत लिया है? ब्रॉन्ज. और दोनों किस खेल से रिलेटेड है? तीरंदाजी से और आर्करी से. दे अचीव अ क्लोज 156-155 विक्ट्री ओवर इटली Eleonora Sartien Mote Bonacia, making only the second time India has won a medal in archery at the Para Olympic. तो भारत ने सेकेंड टाइम ये मेडल जीता है और किस किसने जीता है? नाम याद रखना, शीतल देवी एंड राकेश कुमार. नेक्स्ट इज सुहास यतिराज सिक्योर सिल्वर मेडल इन बैडमिंटन एट पेरिस 2024 पैरा ओलंपिक. तो पेरिस में पैरा ओलंपिक चल रहे हैं. सुहास यतिराज ने सिल्वर मेडल जीत लिया है. किस कैटेगरी में? बैडमिंटन कैटेगरी में. क्लियर? तो अभी हमने पढ़ा था आर्करी में 2 ब्रॉन्ज मेडल आए हैं और बैडमिंटन में भी भारत ने कौन सा मेडल जीता है? सिल्वर मेडल जीता है. Despite a tough match, Suhas secured the silver medal, reinforcement his status as one of the top para athlete. Next is important day news. National Nutrition Week.
which is celebrated from September 1 to September 7. राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 1 से 7 सितंबर तक सेलिब्रेट किया गया है। आपको न्यूट्रिशन वीक से ही समझ आना चाहिए क्या पर्पस है न्यूट्रिशन वीक का, कि लोगों के बीच में न्यूट्रिशन को लेके, हेल्थी फूड ईटिंग हैबिट्स एंड लाइफस्टाइल चॉइस और बैलेंस डाइट को लेके क्या किया जा सके, बेसिकली प्रमोट किया जा सके या अवेयरनेस क्रिएट की जा सके। क्लियर? तो यही पर्पस होता है इसका, न्यूट्रिशन एंड बैलेंस डाइट एंड टू प्रमोट हेल्थी ईटिंग हैबिट्स एंड लाइफस्टाइल चॉइसेस. The event aims to tackle malnutrition and educate the public on the vital role of balanced nutrition in maintaining health and preventing diseases. ताकि एक बैलेंस डाइट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपनी हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं और डिसीज जो बीमारियां उनसे प्रिवेंट कर सकते हैं खुद को. द NNW National Nutrition Week has been declared in India since 1982 by the Food and Nutrition Board. तो अगर इसके बैकग्राउंड की बात करें तो फर्स्ट टाइम कब डिक्लेयर किया गया था बाय फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड 1982 में. दिस इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट. द फर्स्ट नेशनल न्यूट्रिशन वीक वाज ऑब्जर्व फ्रॉम सितंबर 1 to 7 ऑन 1982. तो पहली बार कब मनाया गया था ये डे? 1982 में. Also, राष्ट्रीय पोषण माह, द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट लॉन्च्ड द 7th राष्ट्रीय पोषण माह ऑन August 31, 2024 फ्रॉम महात्मा Mandir Gandhi, Gujarat. राष्ट्रीय पोषण माह is celebrated annually in September to ensure community mobilization and bolster people participation. तो ये भी पोषण माह भी बेसिकली किस चीज से रिलेटेड है? नेशनल न्यूट्रिशन वीक से. नेक्स्ट इज वर्ल्ड कोकोनट डे. हर साल 2 सितंबर को हम कोकोनट के फायदे को बूस्ट करने के लिए और उसके कंट्रीब्यूशन अंडर एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एंड कुजीन एंड मोर को बढ़ावा देने के लिए, हाईलाइट करने के लिए हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? वर्ल्ड कोकोनट डे. द 2024 थीम ऑफ वर्ल्ड कोकोनट डे इज कोकोनट फॉर अ करिकुलर इकोनॉमी building partnership for maximum value. The day marked the foundation of the International Coconut Committee in 1969 with India as a founding member. So यहाँ पर एक बार देख लेते हैं about International Coconut Community. Executive Director is J.C. Alov. The headquarter is in Jakarta, Indonesia, and it was founded in 1969. And the last news is appointment news. Philippines appoint Bharat Sesha as new managing director of India. तो भरत शेषा को अभी जो फिलिप्स कंपनी है, जो इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है, उसने क्या किया है? अपना मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया है. तो फिलिप्स द डच मल्टीनेशनल कंपनी हैज अपॉइंटेड भरत शेषा एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंडिया स्टार्टिंग फ्रॉम 1 September. Sesha will focus on enhancing customer satisfaction and driving operational excellence, especially in the healthcare sector. He take over from Daniel Mosen. तो इससे पहले कौन थे? डेनियल मोजन थे, who has moved to a global role at Philips headquarter in Netherlands. जो बेसिकली कहां पहुंच गए हैं? वैश्विक भूमिका के लिए फिलिप्स के हेडक्वार्टर नीदरलैंड पहुंच गए हैं. क्लियर? Okay. So these are the important current affairs which we have discussed. I hope you understand this session. Thank you.